हाँ, राम राम, नमस्कार। मैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ रविंद्र चौहान जीके रविंद्र चौहान चैनल के ऊपर आज अपना एक टॉपिक है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति पार्ट 3, इसके 2 पार्ट पीछे हुए थे। अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी भी कहते हैं, पीछे के 2 पार्टों में आपने पढ़ लिया था ये भील और मीणा। आज ग्रासिया और सहरिया जनजाति से संबंधित कंपटीशन के अंदर जो जो प्रश्न बनते हैं, जो जो प्रश्न पूछे गए हैं छोटी से बड़ी परीक्षाओं में, कोई भी प्रश्न इससे बाहर शायद होगा नहीं। छोटी सी क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर मिलेगा। सारा मैटर मानचित्र के ऊपर, चाहे आप किसी भी क्लास से मिलान करके देखो सबसे पहले नंबर 1 ये जनजाति ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति, इस ग्रासिया जनजाति के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? पहला क्वेश्चन, कोई भी जनजाति हो कि पाई सर्वाधिक कहां पर जाती है? जैसे पीछे मैंने मीणा पढ़ाया तो मीणा सर्वाधिक जयपुर में, भील पढ़ाए तो भील सर्वाधिक उदयपुर में। इसी तरह से ये ग्रासिया जनजाति है। ये ग्रासिया जनजाति ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर? तो राजस्थान के अंदर ये सर्वाधिक है माउंट आबू। माउंट आबू जिले की बात करें तो कहां पर? सिरोही में। तो ग्रासिया जनजाति राजस्थान में और सर्वाधिक कहां पर? स्थान की बात करें तो माउंट आबू, जिले की बात करें तो सिरोही जिले के अंदर सर्वाधिक है। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति तो मीणा जनजाति के बाद दूसरा नंबर भील जनजाति का और तीसरा नंबर ग्रासिया जनजाति का। तो राजस्थान में तीसरी सर्वाधिक संख्या में जनजाति, तो तीसरी सर्वाधिक संख्या में जनजाति ये भी कौन सी है? ग्रासिया जनजाति। अब देखो इसके बाद में इसका अगला प्रश्न क्या बनता है? इसके गोत्र, यानी इसके गोत्र ज्यादातर राजपूतों से मेल खाते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं राजस्थान में किस जनजाति के गोत्र राजपूतों से सर्वाधिक मिलते हैं? तो किस जनजाति के गोत्र? ग्रासिया जनजाति के गोत्र। तो गोत्र राजपूतों से मेल खाते हैं। तो राजस्थान में किस जनजाति के गोत्र सर्वाधिक राजपूतों से मेल खाते हैं? तो किस जनजाति के? ग्रासिया जनजाति के। अब देखो इसके बाद में इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न ये है, माउंट आबू में यहां पर एक झील है, नक्की झील। यहां पर एक माउंट आबू में झील है, नक्की झील। ये नक्की झील ग्रासिया जनजाति की आस्था की दृष्टि से और सबसे पवित्र झील मानी जाती है। ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील को इसको मानते हैं, नक्की झील को। और इसी की पवित्रता को मानते हुए अपने जो पूर्वज हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन भी किस झील में करते हैं? नक्की झील में। तो प्रश्न पूछते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग अपनी अस्थियों का विसर्जन किस झील में करते हैं? तो किस झील में करते हैं? नक्की झील में। ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील कौन सी है? नक्की झील। आपको बता दूं ये नक्की झील राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है। ये एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपनी प्यास बुझाने के लिए किया था। इस झील के किनारे एक मेंढक के समान आकृति की चट्टान है जिसको टोडरोक कहते हैं। तोते के समान आकृति की एक चट्टान है जिसको पैरेट रोक कहते हैं। और घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान एक चट्टान है, यह भी एक चट्टान है जिसको नन रोक कहते हैं। ठीक है, तो ये नक्की झील। तो प्रश्न यहां पर था ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील तो कौन सी है? नक्की झील। ग्रासिया की पवित्र झील, और पवित्र झील ये कौन सी हो गई? नक्की। अब इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछते हैं, ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां किस झील में विसर्जित करते हैं? तो पवित्र होगी, सीमित करेंगे
इसका उत्तर भी क्या होगा? नक्की चील। इनके अंदर एक बड़ी विचित्र परंपरा और भी है। ग्रासिया जनजाति में जब कोई शिशु इनको घर में जन्म लेता है, शिशु छोटा बालक घर में जन्म लेता है, तो उसका नाम और पड़ोस की बालिकाएं या पड़ोस की लड़कियां रखती हैं। तो किस जनजाति में शिशु के जन्म पर उसका नामकरण पड़ोस की बालिकाएं करती हैं? तो किस जनजाति में? ग्रासिया जनजाति में। तो शिशु का नामकरण पड़ोस की लड़कियां करती हैं। तो ग्रासिया जनजाति में शिशु का नामकरण पड़ोस की बालिकाएं या पड़ोस की लड़कियों द्वारा किया जाता है। एक ही मतलब है। अभी शराब पीते हैं, वो शराब किसकी बनी होती है? महुआ निर्मित। तो ग्रासिया जनजाति के लोग किसकी बनी शराब पीते हैं? महुआ की शराब पीते हैं। तो अगला प्रश्न इसके ऊपर हो गया, महुआ निर्मित शराब का सेवन। ग्रासिया जनजाति के लोग किससे निर्मित शराब का सेवन करते हैं? महुआ निर्मित शराब का सेवन करते हैं। फिर देखो इसके बाद में ये जो खेती करते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग, उस खेती को क्या कहते हैं? आरी बावरी। आरी बावरी यानी इनकी कृषि क्या कहलाती है? कृषि। हारी भावरी। हारी भावरी। तो ग्रासिया जनजाति के लोग जो खेती करते हैं वो क्या कहलाती है? हारी बावरी। आरी बावरी कृषि का संबंध किससे है? ग्रासिया जनजाति से। एक विचित्र परंपरा इनके अंदर और, जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है या महिला की मृत्यु हो जाती है तो सबको 12 दिन तक रखा जाता है। उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो अगला प्रश्न हो गया, मृत्यु के 12 दिन बाद सबका अंतिम संस्कार किया जाता है किस जनजाति में? ग्रासिया जनजाति में। मृत्यु के 12 दिन बाद सबका अंतिम संस्कार, मृत्यु के 12 दिन बाद सबका अंतिम संस्कार किया जाता है। इन ग्रासिया जनजातियों के जो मृत्यु स्थल है, मृत्यु स्थल के ऊपर जो स्मारक बनाया जाता है उस स्मारक को क्या कहते हैं? हुर्रे। मृत्यु के 12 दिन बाद तो अंतिम संस्कार किया जाता है और मृत्यु स्थल पर बना पार्क, मृत्यु स्थल के ऊपर बना पार्क क्या कहलाता है? हुर्रे। ग्रासिया जनजाति में मृत्यु स्थल के ऊपर बना पार्क क्या कहलाता है? हुर्रे। मृत्यु स्थल पर बना पार्क कहलाता है। इस जनजाति में मृत्यु भोज भी किया जाता है। उस मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? कांदिया। मृत्यु भोज, मृत्यु भोज क्या कहलाता है? कांदिया। ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज कांदिया। तो मृत्यु से संबंधित 3 प्रश्न हो गए। मृत्यु के 12 दिन बाद सबका अंतिम संस्कार किया जाता है। मृत्यु स्थल पर बना स्मारक हुर्रे कहलाता है, यानी मृत्यु स्थल पर जो छतरी बनाई जाती है, जो स्मारक बनाया जाता है, उसको ग्रासिया जनजाति के लोग अपनी भाषा में हुर्रे कहते हैं। फिर मृत्यु भोज क्या कहलाता है? कांदिया कहलाता है। तो ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान में तीसरी सर्वाधिक संख्या में जनजाति कौन सी? ग्रासिया जनजाति। गोत्र इसके राजपूतों से मेल खाते हैं। पवित्र झील इनकी नक्की, अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में करते हैं। शिशु का नामकरण पड़ोस की लड़कियां रखती हैं किस जनजाति में? ग्रासिया जनजाति में। महुआ निर्मित शराब का सेवन करते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग। इन हारी बावरी क्या है? ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को हारी बावरी कहते हैं। अब इनके जो घर होते हैं, घर, ग्रासिया जनजाति के लोगों के घर, वो घर घेर कहलाते हैं। ग्रासिया जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? घेर कहलाते हैं। ग्रासिया जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? घेर कहते हैं। फिर देखो इन जनजाति में एक बड़ी विचित्र परंपरा और भी है। ज्यादातर जो विवाह हैं वो भागकर किए जाते हैं। और किस त्योहार के ऊपर? गणगौर त्योहार के ऊपर। तो ग्रासिया जनजाति में ज्यादातर विवाह भाग कर और किस त्योहार पर किए जाते हैं? गणगौर त्योहार पर।
तो ज्यादातर विवाह भागकर गणगौर त्योहार पर, यानी गणगौर त्योहार के ऊपर किए जाते हैं ज्यादातर विवाह, और वो भी भाग कर। फिर देखो इस जनजाति में एक परंपरा और भी है, एक आदमी की मदद करने के लिए समूह में कुछ लोग उसको काम करवाते हैं, बदले में उसको सिर्फ खाना खिलाया जाता है उन लोगों को। यानी एक आदमी के घर में यदि कोई काम है तो दूसरे लोगों को वो निमंत्रण देता है कि हमारे ये काम आप करवाओ, तो वो मित्र लोग उसके घर में काम करवाते हैं, बदले में वो उनको रुपए नहीं देता, उसको सिर्फ भोजन खिलाता है। इस प्रथा को हेलरू कहते हैं, एनरू कहते हैं। तो एनरू क्या हो गया, ग्रासिया जनजाति में भोजन के बदले किया जाने वाला सामूहिक कार्य क्या कहलाता है, हेलरू। ग्रासिया जनजाति में भोजन के बदले किया जाने वाला सामूहिक कार्य क्या कहलाता है, एलरू। तो एलरू क्या है, ग्रासिया जनजाति में भोजन के बदले किया जाने वाला सामूहिक कार्य, ये क्या कहलाता है, एलरू। ग्रासिया जनजाति में भोजन के बदले किया जाने वाला सामूहिक कार्य क्या कहलाया, हेलरू कहलाया। अगला प्रश्न, इनका जो मुखिया होता परिवार का वो क्या कहलाता है, सहलाते। ग्रासिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है, सहलाते। इसी तरह से एक एक दो प्रश्न जुड़ करके ये ज्यादा बनता है और बार बार अभ्यास से ये सारी चीज याद होती है। तो ग्रासिया जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं, सहलाते कहते हैं। अब इनके जो नई साल की शुरुआत ये अक्खा तीज त्योहार से मानते हैं। तो ग्रासिया जनजाति में नया वर्ष शुरू, और नया वर्ष कब से शुरू माना जाता है, अक्खा तीज से। ग्रासिया जनजाति में नए वर्ष की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है, अक्खा तीज त्योहार से नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस जनजाति का प्रसिद्ध मेला जो पाली में लगता है, और उस मेले को गम मेला कहते हैं। ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध मेला गम मेला, और कहां पर लगता है, पाली में लगता है। ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला गम मेला जो पाली में लगता है। फिर देखो इनका अगला प्रश्न, सबसे बड़ा मेला ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला ये लगता है, ये है मनखो मेला। और ये मनखो मेला लगता है कहां पर है, सियाव। और ये सियाव जगह है कहां पर, सिरोही में। तो दो प्रश्न हो गए मेलों से संबंधित। ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला, और प्रसिद्ध मेला है गम मेला, कहां पर लगता है, पाली में। ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला गम मेला पाली में। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा मेला है, थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों प्रश्नों में। बड़ा मेला मनखो मेला, और मनखो मेला लगता कहां पर है, सियाव। और ये सियाव कहां पर है, सिरोही के अंदर है। तो इस तरह से राजस्थान की तीसरी सर्वाधिक जनजाति ग्रासिया जनजाति, ये सर्वाधिक सिरोही में, तीसरी सर्वाधिक जनजाति गोत्र राजपूतों से मेल खाते हैं। इनकी पवित्र झील नक्की झील, शिशु का नामकरण पड़ोस की लड़कियां करती हैं, महुआ से निर्मित शराब का सेवन करते हैं। इनकी कस्सी हारी बावरी कहलाती है। मृत्यु के 12 दिन तक शव को रखा जाता है। मृत्यु स्थल पर बना समारोह हुर्रे कहलाता है। मृत्यु भोज को कांदिया कहते हैं। अब इसके बाद में इसके ऊपर और क्या प्रश्न बने, ग्रासिया जनजाति के घरों को क्या कहते हैं, घेर कहते हैं। ज्यादातर विवाह भागकर गणगौर त्योहार के ऊपर किए जाते हैं। किस जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में। हेलरू ग्रासिया जनजाति
में भोजन के बदले किया जाने वाला सामूहिक कार्य क्या कहलाया? हेलरू। इनका मुखिया क्या कहलाता है? सहलाते। ग्रास्य जनजाति में नई साल की शुरुआत कब से मानी जाती है? आखा तीज से। इनका प्रसिद्ध मेला ग्रास्य जनजाति का गम मेला पाली में। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला वो मनखो मेला, और मनखो मेला सियाओ कहां पर लगता है? सिरोही में। इस तरह से यह राजस्थान की तीसरी सर्वाधिक जनजाति ग्रास्य जनजाति। तो राजस्थान में पहली सर्वाधिक संख्या में जनजाति मीणा, मीणा के बाद में भील, और भील के बाद में तीसरी सर्वाधिक जनजाति ग्रासिया। इस तरह से आरोही और अवरोही क्रम में भी प्रश्न पूछ लेते हैं। अब देखो राजस्थान की अगली जनजाति 4 नंबर सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का देखो पहला क्वेश्चन, ये राजस्थान के अंदर और सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में ये सहरिया जनजाति के लोग सर्वाधिक कहां पर हैं? तो सर्वाधिक है ये शाहबाद। शाहबाद यहां पर पड़ता है ये, और शाहबाद है कहां पर? बारां में। तो सर्वाधिक कहां पर? शाहबाद, और शाहबाद कहां पर है? बारां में। सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक शाहबाद कस्बा बारां में। ठीक है, फिर देखो इनकी जो बस्ती होती है, बस्ती को क्या कहते हैं? सैरोल। बस्ती, बस्ती सहरिया जनजाति में बस्ती को क्या कहते हैं? सैरोल। सहरिया जनजाति में बस्ती को क्या कहते हैं? सैरोल। फिर इनका मुखिया सहलाते। मुखिया, मुखिया ये क्या कहलाता है? सहलाते। इसी तरह से इनकी संस्कृति से संबंधित 1 2 2 3 3 4 4 प्रश्न करके बहुत प्रश्न बनते हैं। तो सहरिया जनजाति सर्वाधिक शाहबाद बारां में, इनकी बस्ती सैरोल कहलाती है, इनका मुखिया क्या कहलाता है? सहलाते कहलाता है। और इनकी एक विचित्र सी खासियत है, इनका जो ब्लड ग्रुप होता है सहरिया जनजाति के लोगों का, या रक्त समूह होता है, वो AB या O पॉजिटिव, O रक्त समूह अधिक होता है। तो AB व O रक्त समूह है अधिक। तो सहरिया जनजाति में कौन सा रक्त समूह अधिक होता है? AB व O रक्त समूह अधिक होता है। यह राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति है। राजस्थान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, सबसे पिछड़ी जनजाति। राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया। राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया। देखो राजस्थान में संख्या में सर्वाधिक मीणा, राजस्थान की पुरानी सर्वाधिक भील, लेकिन पिछड़ी हुई सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सहरिया। भारत सरकार ने भी इसको पिछड़ी जनजाति के आदिम समूह में शामिल कर रखा है। भारत सरकार ने भी इसको पिछड़ी जनजाति के आदिम समूह में शामिल कर रखा है। भारत सरकार ने भी पिछड़ी जाति के आदिम समूह में शामिल किया है। किस जनजाति को? सहरिया जनजाति को। अब देखो इसके पिछड़ी हुई है लेकिन फिर भी भीख नहीं मांगती, पिछड़ी हुई है लेकिन भीख नहीं मांगती। राजस्थान की एकमात्र अनुसूचित जनजाति जो भीख नहीं मांगती बल्कि कमाकर खाती है, भीख नहीं मांगती, यानी पिछड़ी हुई है लेकिन भीख नहीं मांगती। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। इस सहरिया जनजाति का गांव में बने घर, गांव के अंदर जो घर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? टापरी। तो गांव में बने घर, गांव में बने घर, और वो क्या कहलाते हैं? टापरी। सहरिया जनजाति में गांव के अंदर जो घर बनाए जाते हैं वो ज्यादातर कच्चे मकान होते हैं, उनको क्या कहते हैं? टापरी।
फिर देखो ये जंगलों में पेड़ों के ऊपर भी झोपड़ी बना लेते हैं, जंगलों में पेड़ों के ऊपर के, और ये इस तरह से घास फूस वगैरह लगा करके मकान बना लेते हैं। उन जंगलों में पेड़ों पर बने मकानों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गोपना, कोरवा या टोप्पा। तो अगला प्रश्न इसके ऊपर क्या हो गया? जंगलों में पेड़ों पर बने मकान, जंगलों में पेड़ों पर बने मकान और जंगलों में पेड़ों पर बने मकानों को क्या कहते हैं? गोपना, कोरवा या टोप्पा। गोपना, कोरवा या टोप्पा एक ही मतलब है। तो गोपना, कोरवा और टोप्पा ये क्या है? सहरिया जनजाति द्वारा जंगलों में पेड़ों के ऊपर बनाए गए मकान गोपना, कोरवा या टोप्पा कहलाते हैं। फिर देखो इसके बाद में ये राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसमें युगल नृत्य का प्रावधान नहीं, यानी महिला और पुरुष एक साथ दोनों नृत्य नहीं करते। राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जरूर है लेकिन भीख नहीं मांगती, और स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ नहीं नाचते। बड़ी विचित्र परंपरा, सबसे पिछड़ी हुई लेकिन भीख नहीं मांगती, और स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ नहीं नाचते। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसमें युगल नृत्य का प्रावधान नहीं, कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। तो राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसमें युगल नृत्य का प्रावधान नहीं, कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। फिर देखो इसके बाद में कुछ विशेष त्योहारों के ऊपर ये गीत गाते हैं जो प्रसिद्ध हैं, होली और दीपावली के ऊपर। तो एक तो होली का, एक दीपावली का प्रसिद्ध है। तो दीपावली पर गीत, दीपावली पर गीत, दीपावली के ऊपर ये कौन सा गीत गाते हैं? हिंडा। ग्रासीय जनजाति के लोग दीपावली के ऊपर और कौन सा गीत गाते हैं? हिंडा। हिंडा गीत दीपावली ग्रासीय जनजाति के लोग कब गाते हैं? दीपावली के ऊपर। एक गीत इनका प्रसिद्ध है होली पर, तो होली गीत, इनका होली गीत कौन सा है? फाग। ग्रासीय जनजाति के लोगों का होली गीत कौन सा है? फाग। ठीक है। और ये अपने आप को देखो क्या मानते हैं? अपने आप को एक तेजा जी का वंशज मानते हैं। तेजा जी जो जाटों का आराध्य देवता, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी, जिसका जन्म खड़नाल गांव नागौर में हुआ था। तेजा जी, इसको कृषिकारियों का उपकार देवता भी कहते हैं तेजा जी को। तो राजस्थान की पिछड़ी हुई जरूर है लेकिन राजस्थान में सबसे लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी का अपने आप को वंशज मानते हैं। तो ये अपने आप को तेजा जी का वंशज मानते हैं। ग्रासीय जनजाति के लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तेजा जी का वंशज मानते हैं। फिर इनके आध्यात्मिक देवता है, आध्यात्मिक देवता राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जरूर है लेकिन फिर भी तेजा जी का वंशज, आध्यात्म का भी देवता, आध्यात्मिक देवता वो है वाल्मीकि। आध्यात्मिक देवता वो है वाल्मीकि। तो इस सहरिया जनजाति का आध्यात्मिक देवता कौन है? वाल्मीकि। सहरिया जनजाति के लोग किसका वंशज मानते हैं अपने आप को? तेजा जी का। इनका आध्यात्मिक देवता कौन है? वाल्मीकि। फिर इनकी कुल देवी कौन है? एक इनकी कुल देवी है, कुल देवी कोडिया देवी। इनकी कुल देवी, सहरिया जनजाति के लोगों की कुल देवी कौन सी है? कोडिया देवी। फिर इनका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, ग्रासिया जनजाति का कुंभ मेला किसे कहते हैं, कब लगता है? ये है ग्रासिया जनजाति का कुंभ मेला। ग्रासिया जनजाति का कुंभ मेला। तो ग्रासिया जनजाति का कुंभ मेला
पहला क्वेश्चन तो हो गया, ये लगता कहां पर है? सीताबाड़ी। सीताबाड़ी, और सीताबाड़ी है कहां पर? बारां में। ग्रासिया जनजाति का कुंभ मेला सीताबाड़ी बारां में। लगता कब है? ज्येष्ठ अमावस्या। लगता कब है? ज्येष्ठ अमावस्या। लगता कब है? ज्येष्ठ अमावस्या। देखो कुंभ मेला क्या है? भारत के अंदर 4 स्थानों के ऊपर कुंभ का मेला लगता है, और वर्धन वंश का प्रतापी शासक था हर्षवर्धन, उसके काल में और कुंभ का मेले की शुरुआत हुई थी। कुंभ का मेला भारत के अंदर 4 स्थानों पर लगता है। एक तो हरिद्वार, जो उत्तराखंड में हरिद्वार। दूसरा इलाहाबाद, जिसका प्राचीन नाम था प्रयाग, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम। तीसरा नासिक, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। चौथा उज्जैन, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे। भारत के अंदर इसके ऊपर कुंभ का मेला बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो कुंभ के मेले की शुरुआत की थी किस शासक के काल में हुई थी? हर्षवर्धन के काल में इसकी शुरुआत हुई थी। हर्षवर्धन 606 से और 647 तक भारत का सम्राट रहा। चीनी यात्री अवेन सांग इसके दरबार में आया था। अवेन सांग ने इसको बड़ा दानी राजा बताया। भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, उस समय चीज लिखाऊंगा। राजस्थान चल रहा है, ये भी आपको पूरी चीज, जिसके के अंदर आपको पूरी चीज डिटेल से मिलेगी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट जीके भी सारी ए टू जेड ये तो करवाई जाएगी। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, साइको, कंपटीशन की जो बच्चा तैयारी करे उसको किसी भी चीज के अंदर कोई कटौती नहीं मिलेगी। तो देखो कुंभ का मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक 4 जगह पर लगता है। 3-3 वर्ष के अंदर से लगता है सभी के अंदर। 3 यहां लगा, फिर यहां, तो 3-3 वर्ष करके वहां यहां पर दोबारा कितने वर्ष बाद लगा? 12 वर्ष। तो कुंभ का मेला उसी स्थान पर दोबारा कितने वर्ष में लगता है? 12 वर्ष में। अपने राजस्थान के अंदर कुंभ के मेले से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं? राजस्थान के अंदर एक तो कुंभ का मेला यहां पर लगता है, ये माई नदी, ये सोम नदी, ये जाखम नदी। यहां पर एक स्थान है नवटापुरा। माई, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम, यह राजस्थान का सबसे पवित्र त्रिवेणी संगम है। और यहां पर लगता माघ पूर्णिमा को। यहां पर माघ पूर्णिमा को लगने वाला मेला आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कहां पर लगता है? नवटापुरा में। माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का महाकुंभ मेला माघ पूर्णिमा को कहां पर? नवटापुरा में। कौन सी नदियों के संगम पर? माई, सोम और जाखम। नक्शे से अपना ऑटोमेटिक प्रश्नों के उत्तर निकलते हैं। अपने यहां पर चल रहा था सैरिया जनजाति का कुंभ मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। अब कहां पर लगता है? सीताबाड़ी बारां में। तो सैरिया जनजाति का कुंभ मेला ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी बारां में। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर यह भी पूछ सकता है, सैरिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? सीताबाड़ी में। तो कुंभ मेला ही तो प्रसिद्ध हो गया। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। फिर से रिपीट करते हैं, सैरिया जनजाति राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहां पर? शाहबाद बारां में। इसकी बस्ती क्या कहलाती? सैरोल। इसका मुखिया क्या कहलाता है? सैलाते। ए, बी और ओ रक्त समूह इसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है सैरिया जनजाति में। इसका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे पिछड़ी जनजाति राजस्थान की कौन सी है? सैरिया। भारत सरकार ने भी पिछड़ी जाति के आदिम समूह में इसको शामिल किया है। यानी भारत सरकार ने एक सूची बनाई, भारत की पिछड़ी जातियां कौन कौन सी, जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो उसके अंदर इसको शामिल किया सैरिया को। ये गरीब पिछड़ी चाहे कितनी भी हो, लेकिन भीख नहीं मांगती। बड़ी विचित्र खासियत। गांव में बने घर टापरी कहलाते हैं इसके। जंगलों में पेड़ों पर बने घर गोपना, गोरवा, टोपा कहलाते हैं सैरिया जनजाति के लोगों के। एकमात्र जनजाति जिसमें युगल नृत्य का प्रावधान नहीं, पिछड़ी हुई जरूर है लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ नहीं नाचते सैरिया जनजाति में। और फिर देखो इसके बाद में इस सैरिया जनजाति द्वारा दीपावली के ऊपर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? इंटा। तो सैरिया जनजाति के लोग दीपावली पर कौन सा गीत गाते हैं? इंटा। होली पर गीत कौन सा गाते हैं? फाग। अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तेजा जी का। पिछड़ी हुई
फिर भी तेजा जी राजस्थान का सबसे लोकप्रिय लोक देवता उसका वंशज मानते हैं। इनका आध्यात्मिक देवता पिछड़े हुए हैं लेकिन फिर भी आध्यात्म में रुचि रखते हैं। आध्यात्मिक देवता वाल्मीकि, कुल देवी भी है कोडिया देवी, और इनका कुंभ मेला सीताबाड़ी 12 में लगता है। शहरी जनजाति का कुंभ मेला सीताबाड़ी 12 में लगता है। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है।